राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। आज का वीडियो सेल के सेकंड पार्ट पर है। इससे पहले हमने सेल पे एक वीडियो देखा है, मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सेल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। रॉबर्ट हुक साहब के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, फिर कई सारे साइंटिस्ट के बारे में हमने और पढ़ा था। फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ा, मल्टी सेलुलर पढ़ा, यूनिसेलुलर पढ़ा, है ना। और फिर आगे चलकर हमने सबसे लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये पढ़ा हमने। फिर हमने सेल का शेप साइज देखा, शेप साइज के हिसाब से उनके नेमिंग देखे। फिर हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस देखा। कमेंट करेंगे आप कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। फिर हमने फ्लूइड मोज़ेक देखा, मॉडल, है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। यहाँ तक हमने किया है, ठीक। आज इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। आज सेल का सेकंड पार्ट वीडियो को। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का बिल्कुल आउटर कवरिंग होता है, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि ये सेल का आउटर कवरिंग है, जैसे आपके घर का आउटर कवरिंग बाउंड्री और फिर मेन गेट, तो मेन गेट का काम ही है किसी को अंदर आने देना और किसी को बाहर जाने देना, और सेलेक्टिवली परमिएबल है तो चूज़ करके कि हाँ कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन का काम भी ऐसा ही है कि चीज़ों को अंदर जाने देना और बाहर जाने देना। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इसी पर बात है कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें अंदर बाहर होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट आप किसको कहेंगे? जैसे कि मैं आपको अगर मान लेते हैं कि 2 तल्ले की बिल्डिंग है और आपको ऊपर से मैं नीचे फेंक दूं, तो आपको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत है क्या नीचे पहुंचने के लिए? आप फ्रीली नीचे चले जाओगे, आपको कोई एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर स्लोप में आपको बैठा कर या आप चलना चाह रहे हैं किसी स्लोप में ढलान की तरफ, है ना, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ही नीचे चले जाओ। लेकिन यही कंडीशन अगर उल्टा कर दिया जाए, आपको मैं बोलूँ कि आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे से ऊपर आना है, सीढ़ियों से ऊपर आना है या रस्सी पकड़कर नीचे से ऊपर आना है, ऐसा करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी और काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके के हो गए, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हायर कंसंट्रेशन से, हम हायर कंसंट्रेशन अभी आपको समझाएंगे, मैंने जो अभी बताया है उसके हिसाब से हायर एल्टीट्यूड से अगर आपको लोअर एल्टीट्यूड पे आना है ना, तो चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। इसके लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे नदी क्या है, हमेशा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ आ रही होती है, इसीलिए उसको एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर नदी को वापस उल्टा लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड के तरफ चढ़ना पड़े तो उसके लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से चीज़ें भी, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जनरली जाना चाहती हैं। जैसे कि आपको भी अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दूँ क्लास में, तो आप क्या करेंगे? कुणाल सर क्लासेस को छोड़ करके और किसी और के पास चले जाएंगे कि सर यहाँ बहुत प्रेशर दे रहे हैं, है ना। या अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो लोग उसको अवॉइड करके जहाँ जगह कम है, खाली है,
वहाँ जा कर के बैठना चाहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होता है कि जहाँ कंसंट्रेशन कम दिखाई दे रहा है और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो चीज़ें हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन तरफ से निकलकर और कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेंगी। इसी को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना, कि पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से निकलकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं सेल के अंदर बाहर आने के लिए कि ये ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको सेल के अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए, है ना, क्योंकि ये फ्लो के उल्टे काम कर रही हैं। मतलब इसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। तो चीज़ें अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहेंगी तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आराम से चीज़ें चली आएंगी, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, है ना, नो एनर्जी, यानी कि एटीपी रिक्वायर इसके लिए नहीं है। वही अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, अगर हम लोग, सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी, तो इसमें एनर्जी भी लगेगा और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। कोई दिक्कत? आइए आगे चलते हैं। आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो आपका कुछ चीज़ें लगी हुई हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपको फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। क्या है? प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे होते हैं जो पूरे सेल मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पूरा कवर किए होते हैं, अंदर से बाहर की तरफ पैसेज की तरह होते हैं, और कुछ बस ऐसे आउटसाइड में बाहर चिपके होते हैं, है ना। तो वैसे प्रोटीन्स जो पूरे एम्बेडेड होते हैं एकदम कंप्लीटली बाहर से लेकर पूरे अंदर तक, एक साइड से दूसरे साइड तक, ऐसे प्रोटीन को हम लोग इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। कैसा प्रोटीन? इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, है ना। ये आपको पता है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिख रहा है आपको, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है ना। ये हेड है, ये टेल है, इधर हेड है, ये टेल है। हेड होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, और जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, है ना। टेल को वाटर पसंद नहीं होता है इसलिए वो अंदर की तरफ होता है, हेड को वाटर पसंद होता है इसलिए वो बाहर की तरफ होते हैं। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, तो सेल के बाहर भी वाटर कंटेंट होता है और सेल के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, तो इसीलिए हेड वाटर के साइड, ठीक। और मैंने भी कहा कि प्रोटीन्स जो है ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ ऐसे चिपके होते हैं, है ना, बस लूजली अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होते हैं, और एक पूरे बाहर से लेके एक छोर से लेकर दूसरे छोर, है ना, मतलब कि कंप्लीटली पूरे अक्रॉस द स्पैन पूरे में लगे होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। इनको हम लोग इंटरनल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऐसे प्रोटीन्स जो लूजली अटैच होते हैं, सरफेस के साथ सिर्फ अटैच होते हैं, इनको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। तो समझ में आ गया, पेरिफेरल प्रोटीन किसको कहेंगे? जो लूजली अटैच हो, बाहर से अटैच हो, ऐसे को बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक। और पूरे एम्बेडेड हो वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे साइड तक, तो इसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन। ये ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। Protein that are embedded in the lipid bilayer and completely span across it from one side to the other side, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। फंक्शन क्या होता है इसका? एक्ट एज चैनल, कैरियर और पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये प्रोटीन्स इनके बीच से होकर चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होती हैं, है ना, लाइक कैरियर प्रोटीन, पंप प्रोटीन और चैनल प्रोटीन।
है ना, इनके 3 टाइप है, कैरियर प्रोटीन, पंप प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। मतलब समझिए कि सेल मेम्ब्रेन में आपके बाउंड्री में 3 तरह के अलग अलग दरवाजे लगे हुए हैं। एक का नाम हो गया कैरियर प्रोटीन, दूसरे का नाम हो गया पंप प्रोटीन और तीसरे का नाम हो गया चैनल प्रोटीन। और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बस मेनली जिससे सवाल पूछे जाते हैं उन प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे पैसेज जिनसे चीज़ें आदान प्रदान होती है सेल के अंदर बाहर। तो कितने तरह के प्रोटीन्स के बारे में बात की मैंने, इंटरनल प्रोटीन्स या इंट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और पंप प्रोटीन। ठीक, आइए एक्सट्रिंसिक के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन दैट आर लूजली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन आइदर आउटसाइड और इनसाइड, बाहर या अंदर किसी भी साइड में ये लगे होते हैं। डू नॉट पेनिट्रेटेड द लिपिड बाइलेयर, इसमें पूरे पेनिट्रेट मतलब धसे नहीं होते हैं अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा घुसे हुए नहीं होते हैं, बाहर बाहर ही लटके होते हैं। इनका फंक्शन है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं, है ना। जैसे कि आप बाउंड्रीज में गेट को मान लो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं और बाउंड्रीज में जो पिलर्स हैं उनका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बिल्डिंग को, कि भाई बिल्डिंग अच्छे से स्टैंड ले सके, खड़े हो सके, इसीलिए, है ना। तो उसी तरीके का इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना सेल मेम्ब्रेन को। इन्वॉल्व इन सेल शेप एंड एंकरिंग और सेल शेप में इसका ये इन्वॉल्व होता है। प्ले अ रोल इन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम्स एक्टिविटी में भी इसका काफ़ी सारा रोल है। एंजाइम एक्टिविटी समझते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स सेक्रेट होते रहते हैं, उन एंजाइम्स को रेगुलेट करने का काम इंट्रिंसिक प्रोटीन का है। हेल्प इन सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा हेल्प है, सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है, 3 मेनली आप नाम याद रखोगे, चैनल, पंप और कैरियर। ये हमारा एक्सट्रिंसिक है, इसका काम तो ट्रांसफ़र कराने का है, चीज़ों को आदान प्रदान कराने का है। इसका काम है सेल का शेप ठीक रखना, है ना, कम्युनिकेशन करवाना, एंजाइम्स का सेक्रेशन में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के हैं। आगे चलते हैं, आइए अब आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो अभी हमने बात की है उसके बारे में एक बार चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और पंप प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो चैनल प्रोटीन्स, प्रोटीन चैनल दैट फॉर्म्स pores in the membrane allowing specific ions or small molecule to pass through, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को पास करने के लिए चैनल्स बने होते हैं। छोटे आयंस, जैसे कि आप बोल लो कि सोडियम के आयन, पोटेशियम के छोटे छोटे आयंस को अगर सेल के अंदर जाना है या बाहर आना है, छोटे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू जाएंगे अंदर और बाहर आ सकते हैं, है ना। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, यानी कि अगर कंसंट्रेशन सोडियम का बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, तो चैनल प्रोटीन्स के माध्यम से सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और वही अगर ऐसा करते करते सेल के अंदर अगर सोडियम का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, पार्टिकल्स, आयंस, और बाहर में ब्लड स्ट्रीम बाहर हो गया, ब्लड स्ट्रीम में सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो इन्हीं चैनल्स के माध्यम से वो फिर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। तो चैनल बेसिकली क्या करते हैं, स्मॉल आयंस को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। ये कैसा ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखेंगे। चैनल कैसा ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगला है कैरियर, प्रोटीन दैट बाइंड टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस एंड अंडरगो अ शेप चेंज टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल, कोई ग्लूकोज है ना, कोई ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये इसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को अगर अंदर करना हो,
या कोई अमीनो एसिड्स को अंदर करना हो, तो इसका शेप जो होता है बेसिकली चैनल में जाने वाले आयंस से बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको शेप चेंज करना पड़ता है। जैसे कि ऊपर से कोई पार्टिकल आया तो एक बार ऊपर की तरफ फेस खुलेगा, पार्टिकल अंदर आ गया फिर ये बंद हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ फेस खुलेगा और ये अंदर चला जाएगा पार्टिकल, ठीक है। फिर कोई पार्टिकल ऊपर से आ रहा है तो ऊपर की तरफ फेस खुलेगा, पार्टिकल अंदर हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ फेस खुलेगा, पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक। इसे हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, है ना। याद रखेंगे ये जो गेट है इससे थोड़ा बड़ा करना पड़ा, क्योंकि अब आप छोटे आयंस नहीं थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे ग्लूट्स और अमीनो एसिड्स को अंदर भेज रहे हैं ना। ग्लूट का मतलब हुआ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, इसको अंदर भेज रहे हैं। आगे है पंप प्रोटीन। बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं जिन्हें एनर्जी लगाकर सेल के अंदर, यानी कि बाहर लोअर कंसंट्रेशन है अंदर हायर है, फिर भी उन्हें अंदर जरूरत है तो जाना पड़ेगा, या बाहर कंसंट्रेशन हाई है लेकिन अंदर कम है लेकिन फिर भी उसे किसी तरीके से बाहर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए पंप प्रोटीन का यूज किया जाता है ना। प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब बाहर ज्यादा है फिर भी उधर ही जाना है, अंदर ज्यादा है फिर भी उधर ही जाना है, ऐसा अगर कोई ट्रांसपोर्ट कराना है उसके लिए पंप प्रोटीन काम आता है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर, देख रहे हैं इसमें इन दोनों में हायर टू लोअर आसानी से हो रहा था, इसमें लोअर टू हायर जाना है, इसीलिए एनर्जी लगेगा, है ना। क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, है ना, इसके लिए एनर्जी लगता है। अब आप बोलेंगे सर ये और ये तो सेम लग रहे हैं, नहीं, इसमें सोडियम के छोटे छोटे आयंस की बात हो रही है। अब सोडियम और पोटेशियम आयंस आराम से अंदर चले गए हैं, लेकिन इसमें अंदर कंसंट्रेशन लो है और बाहर हाई है, फिर भी चीज़ों को बाहर ही निकालना है क्योंकि अब सेल में पोटेशियम सोडियम के रिक्वायरमेंट्स नहीं है ना। तो अंदर लोअर है फिर भी बाहर निकालना है वो पोटेशियम और सोडियम को, तो पंप प्रोटीन उन्हें खींच कर बाहर निकाल देता है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं ऐसे कि बाहर 100 यूनिट सोडियम और पोटेशियम है और अंदर जो है 5 यूनिट सोडियम पोटेशियम के रिक्वायरमेंट, तो अभी तो आसानी से चैनल प्रोटीन के माध्यम से अंदर चले आएंगे सोडियम और पोटेशियम वगैरह सब कुछ, है ना। लेकिन आते आते अंदर में 8-10 आ गए हैं, है ना, और अंदर में सोडियम पोटेशियम से जो काम लेना था सेल को वो काम वो ले चुका है। तो अब अंदर भले ही 10 है या 6 है या 8 है, बाहर 80-90 बचे हुए हैं, फिर भी अब इसका काम नहीं और इसको बाहर निकालना है, तो भी तो ये लोअर कंसंट्रेशन से इसको हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो इसे पंप करके इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो कौन सा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, पंप प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो 3 तरह का प्रोटीन समझ में आ गया, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और पंप प्रोटीन, है ना। जनरली ये लोग दोनों मतलब चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन जनरली पैसिव होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन पंप प्रोटीन हमेशा क्या करेगा, हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। चलिए अब इतना आप समझ चुके हैं, तो एक बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। किसके आधार पे, सबसे पहले एनर्जी यूजेस के आधार पर डिफरेंस देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए जैसे कि पंप प्रोटीन, है ना, और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद, है ना, जस्ट गो विद द फ्लो वाला हिसाब किताब है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब किस तरफ से किस तरफ भैया, तो एक्टिव वाले में लोअर से हायर की तरफ जबरदस्ती जाना पड़ता है, तो लोअर से हायर की तरफ, है ना, लोअर से हायर की तरफ। और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, इसमें हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, है ना, पैसिव में हायर से लोअर की तरफ। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, अभी हमने देखा एक्टिव वाले का पंप प्रोटीन हुआ और पैसिव वाले में चैनल्स और कैरियर्स प्रोटीन हो गए, है ना। अगर हम इसमें बात करें तो वो सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आयंस जो अंदर लो क्वांटिटी में है और बाहर जाना है जिधर हायर कंसंट्रेशन है फिर भी उन्हें जाना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन का एग्जांपल आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। और उसी तरीके से नॉर्मली, अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सारी चीज़ें, अभी हमने ग्लूट भी देखा था, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट,
ये सब सेल के अंदर चैनल के माध्यम से, और कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं जिन्हें चैनल्स की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफ्यूज़ होकर के सेल के अंदर आ जाते हैं, वो सारे भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे। अभी हम आगे देखेंगे चीज़ें कि किसी चीज़ को आने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सीलन, हमारे दीवारों में सीलन आती है, तो इन्हें दरवाजे की ज़रूरत है क्या? नहीं, ये सीलन दीवार से ही अंदर एब्जॉर्ब होकर के अंदर चली आती है और घर का दीवार पूरा भीगा भीगा सा लगता है। तो क्या ये सीलन को गेट से आने की ज़रूरत है कि ये कहीं से भी डिफ्यूज़ होकर घर के अंदर चले आते हैं? उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिन्हें चैनल्स और करियर्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ होकर के मेम्ब्रेन्स के अंदर से, उन्हें कोई दरवाजे की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट डिफ्यूज़ होकर अंदर चले आते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, इसीलिए यहाँ पे दे रखा है। अगर स्पीड की बात करें तो आपको पता है कि अगर यहाँ से आपको नीचे फेंक दें, आपको सीढ़ी से नीचे उतरना हो या पानी को ऊपर से नीचे फ्लो करना हो, तो उसका स्पीड फास्ट हो, लेकिन वही और एनर्जी नहीं लगेगा, फिर भी फास्ट हो रहा है। लेकिन जब अगर ऊपर चढ़ना हो पानी को, या आपको सीढ़ी से या आपको रस्से से ऊपर चढ़ना हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो आपका स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो इसके कंपैरिजन में, एक्टिव के कंपैरिजन में पैसिव में स्पीड क्या होगा? फास्टर होगा, पार्टिकल्स जल्दी अंदर बाहर कर सकेंगे। क्लियर है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पीड जो होगा वो थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है विशेष रूप से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्या कुछ खास करके कुछ पार्टिकल्स के लिए होता है? तो हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है ये उल्टे तरह का ट्रांसपोर्ट है। चीज़ें क्या हो रही हैं? चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ज़बरदस्ती जाना चाह रही हैं। तो ये सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ों के साथ होता है, इसीलिए ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब किसी खास करके किसी सब्सटेंस पर ही काम करता है। सारे सब्सटेंस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होते, स्पेसिफिसिटी है इसके लिए हाईली, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर 50 चीज़ों में ये 2 चीज़ों को स्पेसिफाई करके बाहर से अंदर या अंदर से बाहर करा रहा है, तो ये 50 में से 40-45 चीज़ों को आसानी से आगे पीछे अंदर बाहर करवा दे रहा है ना? तो स्पेसिफिसिटी इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। आगे सेलुलर एनर्जी। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यानी कि एनर्जी ज़रूरत होती है, तभी ये ट्रांसपोर्ट हो पाता है, तो सेलुलर एनर्जी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। अगर एनर्जी यूज़ करते जाएंगे तो सेल की एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन वहीं यहाँ पैसिव वाले में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो जब एनर्जी लग ही नहीं रही है तो एनर्जी पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, एटीपी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वहीं बात की जाए कंट्रोल मैकेनिज्म की, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म की बात की जाए, तो आपको पता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अभी मैंने बताया आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेहनत करना पड़ता है। तो जब मेहनत करना पड़ रहा है तो यही तो कंट्रोल्ड वे में होगा। जिन्हें मेहनत से खींचकर अंदर लाना है या बाहर निकालना है, वही तो कंट्रोल्ड वे में होगा, क्योंकि इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। पैसिव वाले में तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जा रही हैं, कंट्रोल्ड हो भी सकती हैं और बिना कंट्रोल के भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसमें लेस रेगुलेटेड, मतलब कि ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना? तो आइए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, पैसिव वाले में हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती हैं। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे कि पंप एक तरह का प्रोटीन है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा, और चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। अगर हम सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस की बात करें या कैल्शियम, तो ये पंप्स के थ्रू अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेहनत लगता है इनमें, इसीलिए एक्टिव के एग्जाम्पल है। और अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर चला जाता है,
सेल के बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर बाहर आ जाता है, या और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी आप ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, ये सारी चीज़ें अभी मैं आगे एक एक करके पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये ईजीली सेल के अंदर चले जाते हैं। प्रोसेस जो है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो O2, CO2, ग्लूट, ये सारी चीज़ें पैसिवली, मतलब बाहर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर लो है, तो अंदर की तरफ चले गए मैनेज करने के लिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड के बारे में बताया ना हमने कि ये हायर है, सॉरी ये इसमें लोअर स्पीड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड हाई हो जाएगा। एक्टिव वाले में मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड घट जाएगा। वही अगर बात करें स्पेसिफिसिटी में बात करें तो स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पे है, ये कम स्पेसिफिक चीज़ों पे है। और सेल एनर्जी की बात करें तो इसमें एनर्जी चाहिए, इसलिए सेल एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, और इसमें सेल एनर्जी उतना ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें अगर कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो ये हाईली कंट्रोल्ड है और ये लेस कंट्रोल्ड है, मतलब उतना ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत इसमें नहीं है, खुद ब खुद होती हैं चीज़ें। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। आइए अब हम अलग से सेपरेट करके पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज़ें आएंगे वो पढ़ेंगे। तो आइए पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो है डिफ्यूजन का। किसका नाम है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अभी तो हम इतने देर से इसी पे बात कर रहे हैं कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा कहीं पे कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में कुछ पार्टिकल्स एक जगह पर है और एक जगह बिल्कुल कम पार्टिकल्स है, तो हायर से पार्टिकल्स मूव करके लोअर्स की तरफ चले आएंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है ना। डिफ्यूजन जो है सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं। आप डिफ्यूजन को हम लोग विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, है ना, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ, until द कंसंट्रेशन बिकम यूनिफॉर्म। तब तक ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, है ना। एग्जाम्पल है सॉलिड में। देखिए पार्टिकल्स पहले दिखाए गए हैं कि बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर में कंसंट्रेशन कम है, तो ये चीज़ें मूव करके अंदर आने लगेंगी और फिर जब अंदर बाहर दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो बैलेंस हो जाता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। इसका एग्जांपल, आप सॉलिड का एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, आप अभी से लगभग 10 साल 15 साल 20 साल पहले आप देखते होंगे ब्लैक बोर्ड में टीचर्स पढ़ाई करवाते थे ना, और वाइट चॉक पेंसिल होता था। तो चॉक पेंसिल में चॉक के पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था और बोर्ड बहुत ज़्यादा पूरा ब्लैक हुआ करता था। लेकिन 6 महीने साल भर चॉक से बोर्ड पे लिखने के बाद अब आप कितना भी इसको रब कर लो, देखो इसमें वाइटिश पार्टिकल्स आपको दिखाई देते ही रहते थे, नहीं दिखाई देते रहते। लगता था बोर्ड अब क्लीन कितना भी कर लो अब क्लीन नहीं हो रहा है, पहले की तरह ब्लैक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता था? तो बोर्ड में छोटे माइन्यूट्स बहुत सारे गैप थे, वहाँ पर चॉक का कंसंट्रेशन, जब स्टार्टिंग में बोर्ड आया होगा तो चॉक का कंसंट्रेशन 0 होगा, है ना, मतलब कंसंट्रेशन बहुत लो था। लेकिन चॉक पेंसिल में चॉक के पार्टिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। अब लगातार लिखते लिखते वो माइन्यूट छोटे हर गैप में चॉक पार्टिकल धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता चला गया अंदर। अब वो पार्टिकल जहाँ जहाँ गैप थे, हम बोर्ड को जब साफ़ कर रहे होते थे, ऊपर तो वो वाइट पार्टिकल हट जाते थे, लेकिन वो छोटे गैप्स में जहाँ भी वो जगह था जहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत लो था चॉक का, वहाँ पे चॉक पार्टिकल जाके डिफ्यूज़ हो गए, है ना, और वो जगह भर गया। इसीलिए अब बोर्ड कहीं वाइट दिखाई देने लगा। तो ये क्या हुआ, सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। लिक्विड में आइए देखते हैं, लिक्विड में डिफ्यूजन। ये देखिए इंक दिखाई दे रहा है। अगर एक ड्रॉप इंक हम पानी में डालते हैं तो जब डाल रहे होते हैं यहाँ पे देखिए इंक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना। अभी देखो यहाँ पे भी जब टप से इंक अंदर गया
तो एक जगह बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में इंक है और पूरे वाटर तो खाली है, पूरे वाटर में तो एक इंक का कंसंट्रेशन ज़रा भी नहीं है। तो बाकी पानी में इंक का कंसंट्रेशन बहुत लो है, लेकिन यहाँ पे इंक का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये इंक पूरे वाटर में फैल जाएगा चारों तरफ और ये डिफ्यूज़ होकर के कलर, पूरे वाटर का कलर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन इन लिक्विड। गैस का एग्जाम्पल देते हैं एक बार। जैसे कि पड़ोस के घर में खाना पक रहा है ना। तो पड़ोस के घर में खाना पक रहा है और कुछ मज़ेदार अगर पक रहा हो, कुछ तड़कता भड़कता, जैसे कि पनीर चिल्ली या कुछ और भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि वहाँ का स्मेल हमारे घर तक भी आने लगता है। क्या होता है, जब वो मसाला फ्राई हो रहा होता है तो उस जगह पे वहाँ के एयर में मसाले का जो स्मेल का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई हो जाता है, लेकिन हमारे आसपास के घरों में एयर में वो कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते 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 डिफ्यूज़ होते होते हमारे नाक तक चला आता है। ये था डिफ्यूजन इन गैस। परफ्यूम का भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। अगर मैं यहाँ पे भी परफ्यूम स्प्रे करूँ तो धीरे धीरे पूरे रूम में 5 मिनट के अंदर परफ्यूम फैल जाएगा। कैसे फैल जाता है, यहाँ पर जहाँ मैंने परफ्यूम स्प्रे किया है यहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन पूरे रूम में अभी कंसंट्रेशन कम है। धीरे 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 जिधर लोअर कंसंट्रेशन है उस तरफ ये परफ्यूम फैलता जाएगा और पूरे रूम में परफ्यूम का स्मेल हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर है। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ये तब तक होता है जब तक कि बाहर और अंदर का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। क्लियर। और ये तीनों में होता है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। चलिए क्लियर है ये। आगे आते हैं। आगे है ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन जब डिफ्यूजन वाटर में हो तो उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब पानी अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो उसको हमें एक स्पेशल नाम दिए हैं, उसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या नाम है, ऑस्मोसिस। क्लियर। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ किसका, वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का मूवमेंट। कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, है ना। थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसा मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, जिसके आर पार जाने के लिए, मतलब एक ऐसा पतला सा कुछ कवच जिसके अंदर बाहर चीज़ें आना जाना कर रही हूँ। तो ये एक मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिशन लेना, और सेलेक्टिवली मतलब कुछ खास चीज़ को ही जाने अंदर देगी, कुछ खास चीज़ को आने अंदर देगी। तो वाटर जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिससे चीज़ें सेलेक्टिवली अंदर बाहर आना जाना कर रही हों, उसमें वाटर का अंदर चला जाना और वाटर का बाहर आ जाना, इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये होगा क्यों और कब होगा, जब ऐसा रहे कि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन अंदर कम है, तो वाटर अंदर की तरफ चला जाएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर फिर से अंदर से बाहर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये आपको ऑस्मोसिस का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे किशमिश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप जैसे रात में भी मैंने बोला ना कि किशमिश को आप रात में पानी में पूरा, बिल्कुल किशमिश कैसा होता है, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है ना, ड्राई फ्रूट है तो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, और उसको हम लोग रात भर पानी में सोक करेंगे, सुबह कैसा हो जाएगा, किशमिश इतना बड़ा बड़ा फुला फुला हो जाएगा ना। क्या होता है, वाटर किशमिश के अंदर चला गया। क्यों चला गया और कैसे चला गया, जब आप पानी में किशमिश को डाल रहे थे, किशमिश के अंदर क्या उस समय वाटर कंटेंट था, तो आप बोलोगे नहीं सर, किशमिश के अंदर कोई वाटर कंटेंट नहीं था। तो वाटर देखा कि ग्लास में तो पानी बहुत है, कंसंट्रेशन हाई है वाटर का, लेकिन किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत लो है। तो आप पढ़े हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। तो वो कहाँ चला गया, किशमिश के अंदर चला गया, और किशमिश क्या हुआ, स्वेल कर गया, सूज गया। और एग्जाम्पल आप देखते हैं, इसी ऑस्मोसिस से जड़ें, भैया हम पानी डालते हैं
रूट में पानी डाले और पानी जड़ के अंदर चला गया, किस प्रोसेस से चला गया? तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। रूट कैसे पानी को अपने अंदर ले लिया? पानी रूट्स के अंदर जब जड़ों में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और हम जब पानी डाल रहे हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में पानी का कंटेंट बढ़ गया। अब वाटर को फील हुआ कि मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे जड़ों के अंदर चला गया। यही एग्जाम्पल हमारे फिंगर्स देखते हैं, बहुत देर हम लोग अगर नहा ले या बहुत देर कपड़ा वगैरह धो लेते हैं तो हाथ का ऐसा हाल हो जाता है। ये क्या है? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है ना। वाटर हमारे जो है ये फिंगर के ऊपर वाले लेयर से अंदर जाने की कोशिश करता है और हमारे हाथ का ये हाल हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है। ठीक, तो आइए आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको सॉल्यूट के बारे में पता होना चाहिए, सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए, तब सॉल्यूशन के बारे में पता हो। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, ये चीनी है और ये पानी है और ये शरबत है। तो जो घोला जा रहा है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। जो घोला जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको सॉल्यूट कहा जाता है। जिसमें घोला जा रहा है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जो घोला जा रहा है, द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व, जिसे घोला जा रहा है, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें सॉल्यूट हो गए। सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी हो गया। जैसे पानी जिसमें घोला जा रहा है ना, सॉल्यूट। डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जिसमें डिजॉल्व किया जाता है ना, सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व, इन विच द सॉल्यूट विल डिजॉल्व, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाए, इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देने के बाद जो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। समझ आ गया? आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस आपने देखा कि कभी चीज़ें अंदर चली जा रही हैं, कभी चीज़ें बाहर आ जा रही हैं। मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ें अंदर भी आ सकती हैं सेल के, डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ें बाहर भी जा सकती हैं। फिर मैंने बताया अगर यही काम वाटर करे तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस से होता तो ये चीज़ ठीक है, पानी अंदर आ जाना और बाहर चला जाना, लेकिन ये कैसे पहचानेगा, वाटर कैसे पहचानेगा कि सॉल्यूशन किस तरीके का है और मुझे अभी अंदर जाना है या बाहर जाना है? तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन 3 तरीके का है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला कंडीशन आप देख रहे हो, मैंने एग्जाम्पल लिया है किशमिश का। आप देखते होगे, अभी पहले भी, इससे पहले किशमिश का एग्जाम्पल लिया था हमने, अभी भी फिर से बता रहे हैं आपको कि आप देखते होगे कि रात में किशमिश को, ड्राई किशमिश को आप पानी में भिगोकर छोड़ दो, सुबह तक वो किशमिश स्वेल कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि किशमिश के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन है ही नहीं, या है भी तो बहुत कम है, लेकिन इस ग्लास के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर एक नंबर के फॉर्म में समझे कि अगर किशमिश के अंदर वाटर कंटेंट 5-10% होगा तो इसमें 100% वाटर है, ग्लास के अंदर 100% वाटर है। तो पानी को दिख रहा है कि मेरा बाहर में जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किशमिश के अंदर मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। तो रूल क्या कहता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट ये कहता है कि चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगी। तो पानी किधर मूव कर जाएगा? इनसाइड द रेजिन, मतलब किशमिश के अंदर मूव कर जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करे और वो जो है सेल वो स्वेल कर जाए। अभी किशमिश को एक सेल की तरह हम समझ रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सेल अगर स्वेल कर जाए तो समझ जाएंगे ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो क्या समझ में आया? पानी अंदर, सेल स्वेल और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो वर्ड से आप याद रखेंगे, जस्ट जोक कि हाइपो का मतलब आप समझ जाएंगे कि फूल जाना, हिपोपोटेमस की तरह, है ना, हिप्पो आप याद रखेंगे। तो जब पानी अंदर आ जाए, पानी अंदर कब आ जाएगा भाई? जब अंदर कंसंट्रेशन कम हो और बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है, तो पानी अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा, अच्छा ये काम होते होते रात भर होगा, अब सुबह किशमिश बिल्कुल फूल चुका है, अब इसमें अंदर वाटर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर में अगर
100% वाटर है, तो पानी के अंदर भी किशमिश के अंदर भी 100% वाटर हो गया है। तो बाहर भी वाटर का कंसंट्रेशन 100% हो गया है और किशमिश के अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन 100% हो गया है। बाहर और अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है, तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, देखिए यहाँ पे पता चल रहा है हम लोगों को कंसंट्रेशन का कंपैरिजन किया जा रहा है ना। कंसंट्रेशन जो है अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो पानी अंदर आ गया। इसमें कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर हो गया है। ठीक, अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें बाहर में हम लोग क्या किए हैं, रात भर जो आप किशमिश भिगोए थे, सुबह जो स्वेल हो गया था, अब हम चाहेंगे कि इसका पानी वापस से बाहर निकालना है, हमको पानी बाहर आ जाए। तो क्या करना होगा? बाहर वाले वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन कम करना होगा। तो याद रखिए, कभी भी वाटर का कंसंट्रेशन आपको घटाना हो तो उसमें कुछ मिक्स कर दो। तो हम लोग कुछ मिक्स कर देते हैं, जैसे इसमें नमक मिला दिए हम लोग। तो अब बाहर के पानी में नमक मिला दिए हैं, तो अब सिर्फ वाटर तो नहीं है, उस सॉल्यूशन में वाटर के साथ साथ नमक भी है। इसका मतलब बाहर वाले वाटर में 100% वाटर तो है नहीं, उसमें कुछ नमक भी मिल गया है। लेकिन किशमिश के अंदर तो 100% वाटर है ना। हम एक जस्ट फॉर अ नंबर बोल रहे हैं आपको मानने के लिए। तो क्योंकि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया है, उसमें नमक मिल चुका है, लेकिन अंदर वाटर का कंसंट्रेशन 100% है, तो अब अंदर जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो पानी कहाँ आना चाहेगा? बाहर, कि भैया बाहर कंसंट्रेशन कम है, हमको बाहर जाने दो, हमको बाहर जाने दो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। एक बार याद करेंगे, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पानी अंदर जाएगा, है ना, तो आप कहेंगे इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ना पानी अंदर जाए ना बाहर जाए, दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाए, अंदर ज़्यादा हो जाए, तो पानी बाहर निकलने लगेगा, और पानी बाहर निकलने लगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो इसको हम आज यहीं रहने देते हैं। सेल में लगभग हम 2 वीडियो कराए हैं, मुझे उम्मीद है कि 2 और वीडियो लगेंगे और सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो का जो भी नोट्स होगा ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेल के आगे जितने भी नोट्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।